बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज के जो 3 अहम बड़े सवाल, 3 अहम मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अवामी मसाइल नज़रअंदाज। सिर्फ 14 दिन की मेहमान हुकूमत ने कोरम के बगैर कानून साजी का रिकॉर्ड बना डाला। जमहूरी निज़ाम से मजाक कौन रोकेगा। इसी तरह आज एक्स में जो दूसरा बड़ा सवाल होगा वो ये है कि नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के लिए हिकमत अमली तैयार, इससे नून लीग के चैलेंजेस में कमी होगी या इजाफा। आज नाज़रीन जो तीसरा हम सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने वो ये है कि खादिम पंजाब के बाद पेश खिदमत है मोहसिन पंजाब, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के पास काम करने का कितना मैंडेट। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्लिमानी तारीख की तेज़ तरीन कानून साजी पर जो नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। नाज़रीन, हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। असम्बलीज़ की मुद्दत में तकरीबन 14 दिन बाकी हैं और आखिरी दिनों में प्राइम मिनिस्टर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो दिन रात मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करते हैं, अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। सियासी मैदान के साथ पार्लिमानी महाज पर भी बर्क़ रफ्तारी से काम हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से अहम कानून साजी का सिलसिला जारी है। इत्तेहादी हुकूमत ने कानून साजी में तहरीक इंसाफ को भी पीछे छोड़ दिया है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कोरम के बगैर सिर्फ 15 हुकूमती अरकान ने अब देखे और पढ़े बगैर 1 घंटे में 29 बिल मंजूर किए, जो पार्लिमानी तारीख का तेज़ तरीन और नया रिकॉर्ड बना। ताज्जुब की बात यह है कि 29 बिल्स में 26 बिल यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के क़याम से मुतल्लिक थे। तरक्याती स्कीम्स के लिए फ़ंड्स जारी करने का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है। हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों के लिए 12 खरब और 20 अरब रुपए के मनसूबों की भी मंजूरी दी है। तरक्याती फ़ंड्स को अरकान कौमी असम्बली इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी तरफ अवामी मसाइल पर हुक्मरानों की कोई तवज्जो नहीं। हुकूमत जा रही है लेकिन महंगाई के बकारी वार जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी 3.37% महंगाई में इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर महंगाई बढ़कर 29.21% हो गई। लाहौर में चीनी 160 रुपये फ़रोख्त हो रही है इस वक्त, और गंदम भी फ़ी मन 50 रुपये महंगी की गई है। IMF के दबाव पर शरह सूद में भी 1% इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। अब यहाँ पर जो हमारा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए, अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करके चंद दिन की मेहमान हुकूमत जो जल्दबाजी में अहम कानून साजी और तरक्याती फ़ंड्स का इजरा कर रही है, ये कैसा मजाक है जमहूरी निज़ाम के साथ। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जवाद फैज़ी साहब, हामिदुल मशरकी साहब और रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर जमील साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह से हमने देखा अब कानून बनाए और मंजूर किए जा रहे हैं बिल, क्या आप देखते हैं कि ये तो अवामी मसाइल से मुतल्लिक तो इस तरह से उजलत में कोई काम नहीं होता, और वैसे तो तौहीने अवाम भी एक कानून होना चाहिए कि अगर उनके मसाइल को नज़रअंदाज करने पर फिर क्या सज़ा होगी, जिस तरह से तौहीने अदालत है, तौहीने पार्लियामेंट है और बेशुमार कवानीन आपके सामने हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कौन रोकेगा? अवाम के बुनियादी हुकूक की पामाली पर कानून ना बनने पर क्या कहेंगे? और ये जो जमहूरियत से मजाक हो रहा है, जमहूरी निज़ाम से, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो अवाम के हुकूक का पामाल कब नहीं हुआ है, तो इस वक्त भी वही हो रहा है जो पहले होता रहा है। पार्लियामेंट में बिल पास होने का सिलसिला, ये मजाक कब नहीं हुआ है, जैसा पहले होता रहा वो अब भी हो रहा है। 3 दहाइयों के तो एग्जाम्पल सामने रखी जा सकती है, चंद एग्जाम्पल मैं आपको दे भी देता हूँ चंद लम्हों में। तो ये पहले जिस तरह होता रहा है उसी तरह आपको पिछले बजट का अंदाजा होगा। आपके ही प्रोग्राम में गालबन मैंने ये बात की थी कि 7 जिल्दों पर जो फाइनेंशियल बिल था, मोटी मोटी किताबें, उसको टेबल पे रखा गया, 1 रात पहले उनको दिया गया। अब 7 जिल्दों पर तो आप वैसे भी नजर भी नहीं मार सकते आदमी। तो उसी तरीके से 2021 में खैर से 31 बिल, अगर मुझे 33 बिल बल्कि पास हुए थे नवंबर के महीने में 2021 में, और इसी उजलत से खैर से पास हुए थे। तो इस दफा भी थोड़े से कम हो गया उससे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जरा तायराना नजर आप दौड़ाएं तो हमारे जो बहुत मोहतरम पार्लियामेंटेरियन हैं उन्हें मौका कब दिया जाता है? 6, 7, 8, 10 से ज्यादा किसी पार्टी में बता दें जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हों। बाकी तो ये कॉस्मेटिक है। तो इस कॉस्मेटिक के तहत जिस तरह पहले मुल्क चलता रहा उसी तरह अब भी चल रहा है। आपने अवाम की बात की, अवाम को कौन पूछता है? अवाम तो लास्ट प्रायोरिटी रही है ना हमारे पिछले 3 दहाइयों में, क्योंकि लास्ट प्रायोरिटी रही है तो अवाम जाए भाड़ में। तरक्याती फंड भी देते जाओ और फाइलें वो सारी क्लियर करो जो अपने इंटरेस्ट की है बाकी 13-14 दिनों में, और बाकी जो सारे प्रोग्राम्स को उस तरीके से
इब्तिदा किया जाए कि थोड़े से इम्पैक्ट पड़ जाए, नजर आए लोगों को कि भाई ये जो है किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वो मुतहर्रिक हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में बहुत मुतहर्रिक थे, उन्होंने अपना नाम पैदा किया, लेकिन अभी इतनी सारी पार्टियों को लेकर चल के तो जो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो भी नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, दरअसल ये सारी के सारे जो हैं वो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, और वो चल रहा है। जो ये सिलसिला रुकने वाला नजर नहीं आता जब तक कि ये निजाम तब्दील नहीं होगा, जब तक मुतवस्सत तबके के लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, जब तक यही एक तबका पूरे मुल्क में, यही आप गिन लें और गिन के आपके वाकई भी पूरे पैनलिस्ट इधर मौजूद हैं, किसी पार्टी में 10 से 12 अफराद से ज्यादा डिसीजन मेकिंग में है। 5-6 पार्टियों को देख लें, 50-60 आदमी जो वो टोटल मिलके वो मुल्क चलाते रहते हैं हमेशा से, और अब भी चला रहे हैं। ये हमें मानना पड़ेगा। अलबत्ते डिबेट होनी चाहिए, अगर आप आइडियली बात कर रहे हैं तो डिबेट होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरह जाता है, ये भी है, इसमें भी काफी बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए थे, मैंने मालूमात ली है, और स्टैंडिंग कमेटी के बाद जब वापस आता है बिल तो उसमें कोई डिबेट होनी चाहिए, कुछ पता पड़े अवाम को भी कि कुछ लोगों ने बोला है, उन्होंने बताया है कि 230 क्या होता है, उसके क्या फवायद हैं, क्या मामलात हैं इलेक्शन एक्ट के। ये तमाम चीजें अवाम की नजर से भी उजल हो जाते हैं, और साथ साथ उनको ये पता होता है कि हमारी बेतौकीरी पहले भी होती रही है और अब भी हमारी बेतौकीरी हो रही है। क्या ख्याल है कि अवाम भूख और नंग से इतने ज्यादा तंग आ चुके हैं कि इस मामले में भी वो सोचते हैं कि पहले अपने पेट की आग गर्म करें, जो आगे जाके शायद आप बात करेंगे। पॉइंट बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की है। जब हम बात करते हैं ना कि अवाम खुद ही, अक्सर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि अवाम खुद जिम्मेदार है। हाँ, इस हद तक तो जिम्मेदार है कि उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो हुक्मरानों का इंतखाब करे, लेकिन जब उनको अपने ही मसाइल में उलझा के रखा जाता है तो वो किस तरह फिर जिम्मेदार हो जाती है। ना तो उनके रवैयों में फिर वो तब्दीली आती है, मजबूर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हामिद वोट देने पर मजबूर होते हैं, खासतौर पे गांव देहात में उनको उनकी कोई विचारों की नहीं चलती है, अर्बन एरिया में ठीक है। ठीक, अब हामिद साहब, ये तो मसाइल हैं कि आप बहुत सी मजबूरी में, जिस तरह से कुछ तबकात ऐसे हैं जहाँ पर, और ये भी सच है कि वोट भी उनके ख़रीदे जाते हैं, और ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ये नज़र भी उन्हीं दिनों में आते हैं जो उनके घरों में जाते हैं। हामिद साहब, ये जमहूरी निज़ाम से आप समझते हैं कि ये मजाक है कि जाते जाते आपने अंधाधुंध बहुत से बिल पास करा लिए? ठीक है, हर कोई अपने मफादात के लिए करता है, लेकिन अवाम के जो बुनियादी हुकूक की पामाली आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक तो हिफाजत करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं ये सारे रवैये को? महंगाई उरूज पर है तो आम आदमी की कौन सुनेगा? क्या जाती जाती ये हुकूमत आम आदमी के लिए भी कुछ कर जाती तो अच्छा ना होता? जी दुआ, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखें, दो बातें हैं बड़ी बड़ी। एक तो पिछले 7-8 दिनों से इस्लामाबाद में एक दौड़ लगी हुई थी हुकूमती MNAs की जी, कि कौन ज्यादा से ज्यादा फंड्स अपने लिए रखवाता है ताकि वो इलेक्शन कैंपेन खुलकर कर सके। और एक मुकाबला था कि जी मैंने 2 अरब मंजूर कराना है तो मैंने 4 अरब मंजूर कराना है, और ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान के खजाने की बंदर बांट हुई है आज। ये पाकिस्तान में ना, वो जो बात मैं बार बार कहता हूं कि जरदारी साहब ने जो कहा था ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो इंतकाम दरअसल हमारी अवाम से लिया जाता है, हमारे गरीब अवाम से लिया जाता है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निजाम है वो अपनी मौजूदगी और अपना जो उसका बका है उसको ही खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान में आप समझें कि इस तरह की जब मिसालें आएंगी, जब 15 अरकान 300 से जायद अरकान के ऐवान में उन 300 से जायद अरकान के मैंडेट की भी तौहीन करेंगे, उन 24 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन करेंगे, और 15 अवाम में तो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, या जो भी हेड ऑफ द हाउस थे, उन्होंने ये हाउस चलने कैसे दिया? फिर हम कहते हैं कि हम अदालतों की तरफ देखते हैं, फिर हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून साजी के मामलात में मुदाखलत करती है। मुझे आप एक बात बताएं कि जो वुकला हैं या जो अवाम है वो किस तरफ देखें जब इस तरह की बंदर बांट हुई हो? देखें, मैं ये बात समझता हूं कि ना तो कोई तरक्याती काम अगले कुछ दिनों में होना है, ना कोई जादू चलना है। जिन्होंने काम करना होता है उनके पास बड़ा टाइम होता है। ये सारे पैसे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सिर्फ अवाम को खरीदने के लिए, अवाम के साथ बहुत बड़ा
एक अगले 5 साल के लिए अवाम को कैद करने के लिए हो रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि कल को अगर हुकूमत आती है, निगरान हुकूमत आती है या कोई और बातें होती है, तो ये सारी चीजें अवाम के लिए, अवाम को मजीद मैं समझता हूँ मुतनफर करेंगी जमहूरियत से, या अवाम के लिए वही बात जो भी डॉक्टर साहब कर रहे थे, मैं कई जगहों पे कह चुका हूँ कि अब जरूरत इस बात की है कि निजाम को बदला जाए, तबकाती निजाम की तरफ आया जाए। अल्लामा मशरिकी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक रोल मॉडल दिया था 1953 में कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तबकाती निजाम हुकूमत मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर खड़ा किया जाए, यही वाहिद हल है। सदारती निजाम तो नहीं होगा, लेकिन मुतनासिब नुमाइंदगी का तबकाती निजाम शायद पाकिस्तान में कामयाब हो सके, लेकिन ये इन जमहूरी कुव्वतों को, नाम नेहाद जमहूरी कुव्वतों को सूट नहीं करेगा जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में अवाम का भला तो अभी तक कोई नहीं सोच पाया, किसी भी जमात ने, किसी भी हुक्मरान ने उस अंदाज में पाकिस्तान की जो है वो भलाई का नहीं सोचा जिसके पाकिस्तान के अवाम हकदार थे। मेरा ख्याल ये है कि ये मामला शायद फिर अदालत में जाए या कुछ ऐसा हो, तो अब एक बार फिर हमने अवाम को सख्त मायूस किया है, ये बात तो हकीकत है, अवाम को सख्त मायूस किया गया है। सही है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अवाम को हमने राजी कब रखा है ये भी एक सवाल है। अब जवाब फैजी साहब, ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम हामिद साहब जो कह रहे हैं, लेकिन ये इंतकाम तो फिर जमहूर से ही लिया जा रहा है। आपके ख्याल में ये जमहूरी निज़ाम से आप समझते हैं ये मजाक है? तो फिर अगर इतने बिल पास किए हैं, अब जो असल मामला है कि अवाम की जो बुनियादी हुकूक की पामाली आइन आपको कहता है और आप मुसलसल किए जा रहे हैं, तो उस पर भी एक बिल आना चाहिए, तौहीन अवाम। नहीं, मेरा ख्याल है बिजली का बिल ही काफ़ी है, बाकी कितने बिल और आने चाहिए वही काफ़ी कमर तोड़ होगा। असल देखिए इशू ये है कि मैं खुद भी कल वहाँ मौजूद था कौमी असम्बली में अपने प्रोग्राम के लिए। तो मैंने ये देखा कि जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको चाहिए कि अपने अरकान की वहाँ पे जो है हाज़िरी यकीनी बनाएं। ऐसे जमहूरियत नहीं चला करती, ऐसे सियासी जमातें नहीं चला करती। इस पर वज़ीर आज़म को भी नोटिस लेना चाहिए, इस पर पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, MQM हो या जितनी दीगर जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनको इस पर ज़रूर लेना चाहिए कि इतने हसास नौइयत के या तालीमी इदारों के हवाले से भी जो बिल है वो तो बड़े हसास होने चाहिए, उस पर तो इनको हिस्सा लेना चाहिए। ये नाअहली है और यकीनन इस पर नोटिस इनको लेना होगा और लेना चाहिए। अगर ये अपनी सियासी जमातों को मजबूत करना चाहते हैं, अगर जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं और अगर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। मुझे इस मौके पे मरहूम PTI याद आ गई है। अगर तुर्रम खान बन के ना इस्तीफे देते, अगर असम्बलियों में मौजूद रहते तो इन हालात से भी न गुजरना पड़ता। इस मौका पर होते कोई तो आवाज़ उठती, कोई तो एहतजाज होता, कोई तो चीज़ होती, लेकिन वो जल्दी में किए गए फैसले आज पूरी कौम भी देख रही है और खान साहब खुद भी भुगत रहे हैं माशाअल्लाह बाल्टियां पहन पहन के। लिहाजा मसला ये है कि यहाँ पे वही वो जहाँ सबके मफादात हैं वो सही समझ। जी, मैं ये कह रही हूँ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स एक बिल के लिए तो पूरी हाजिरी थी, बल्कि पहले से ज़्यादा, और सब मौजूद थे। तो जहाँ इनके अपने मफादात होते हैं सारी सियासी जमातें एक्टिव हो जाती हैं। जवाद फैज़ी साहब, तो आपने देख लिया ना, आप देख लिया माजी में एक्सटेंशन के हवाले से भी सारे इकट्ठे थे और अब भी इकट्ठे हैं। मसला फिर वही आ जाता है कि अवाम की कौन सुनेगा। क्या कभी आपने PTI को या दीगर जमातों को देखा है कि वो ये बात कर सके कि हमारे अदलिया के अंदर कितने मसाइल हैं, कितने केसेस हैं, कितने ज़ेर इल्तवा है और पूरी दुनिया में हम तनख्वाह किस लेवल की लेते हैं और फिर कारकर्दगी हमारी क्या है, हमारे हाथ में है क्या? कभी किसी ने पूछा है किसी से? नहीं, ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू होगी या जिसके खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा उसकी ज़बान से ज़रूर हम सुनेंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सारे मिले हुए हैं, अवाम एक तरफ है, बाकी सारे एक तरफ हैं और इसके लिए करना चाहिए। आपने वज़ीर आज़म शरीफ की बात की, वो मैं बिल्कुल उसको देख रहा हूँ, पंजाब में भी देख रहा था, एक अरसे से मैं रिपोर्टिंग करता चला आया हूँ। लिहाजा मैंने ये देखा कि जिस दिन से वो 12 हुकूमत में आए हैं वो चैन से नहीं बैठे, टिक के नहीं बैठे, कभी इधर कभी उधर, और वो जो कुछ मंसूबा जात है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, उसमें गवादर का मामला देख लीजिए या दीगर हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए थी और मेरा ख्याल है आने वाले भी करते रहेंगे।
सही है, बिल्कुल जी। हाफिज ताहिर साहब, होना तो यही है, जो एक कानून मौजूदा हुकूमत ने बनाया, जब वो चली जाए तो उसकी एक तसलसल बरकरार रहना चाहिए जो अवामी इशूज़ से रिलेटेड हो। लेकिन हाफिज ताहिर साहब, ये जिस तरह जाते जाते हुकूमत एक नया रिकॉर्ड कायम करके जा रही है कानून साजी का, तेज़ तरीन कानून साजी पार्लिमानी तारीख में, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये क्या जमहूरी निज़ाम में ये सब इसी तरह से होता है और ये वक्त की ज़रूरत थी जो हुकूमत करके जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अभी जो फैजी साहब ने बात कही ना कि अवाम एक तरफ है और सारी जमातें दूसरी तरफ हैं, बात यह है कि मुझे आप बताएं, आपकी पार्लिमान में अब तो चूंकि भरम ही खत्म हो गया ना, लेकिन पहले भी आपकी पार्लिमान के 60 से 65% अरकान सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, हाजिरी लगाते हैं, वो बोलना भी गवारा नहीं करते। आप चेक कर लें रिकॉर्ड, अपने रिसर्चर को कहें कि जरा पिछली असम्बलियों का रिकॉर्ड निकाल लें कि कानून साजी में उनको कितनी की दिलचस्पी है। जो आपका मौजूदा निजाम है, जो 20, 25, 30 करोड़ लगा के आता है, वो 1 अरब के 2 अरब कमाने के लिए आता है। उसे कोई गरज नहीं है कि पार्लिमान में कानून साजी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या फायदा है, अवाम कहाँ मर रही है, अवाम का क्या हाल है, उसे क्या गरज है इससे? उसे गरज है कि मैं इतने लगा के आया हूँ, मैंने चंद लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, चंद लोग हैं जो बेचारे बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि जहां तक जमातों की बात की अभी फैजी साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ये तो जमहूरियत अगर आप इस मुल्क में चलाना चाहते हैं तो वैसे तो जमहूरियत है कहाँ, ना जमातों में जमहूरियत है ना मुल्क में जमहूरियत है। जिसका जहां जोर चलता है वो अपना जोर चलाता है, वो सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, वहां आप अपनी लीडरशिप से इख्तिलाफ कर सकते हैं। एक जमात इस्लामी को आप कह सकते हैं कि जहां पर आप उनकी लीडरशिप से इख्तिलाफ कर सकते हैं, बाकी तो हम सबके सामने हाल है। तो ये जो इस वक्त कल जो कुछ हुआ, ये पहले भी कई बार हुआ है, चंद मिनट चंद सेकंड में बिल पास हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एक बिल ऐसा पास हुआ था जिसमें सारे उलमा ने भी वोट दिए, बाकी भी हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। तो हमने पूछा भाई तुमने क्यों वोट दिया? उन्होंने कहा हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अब आपके कई मेंबर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो आप क्या करेंगे वहां? लिहाजा मैं समझता हूं कि इस सारे अमल में अवाम की अदम दिलचस्पी इस सारे निजाम से हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, महंगाई और अभी अदलिया की बात की, अवाम तो मुझे लगता है फेड अप हो रही है इस सारे निजाम से। हाफिज साहब, बिल्कुल, अभी फैजी साहब ने जो अदलिया की बात की, तो माशाल्लाह आप देखें क्या जबरदस्त हमारी अदलिया है कि जुल्म 24 आवर है। अभी वो एक बच्ची को एक नाम नेहाद या उसको क्या कह लें, जज के घर में जो हुआ उसके साथ कोई सो मोतो हुआ। मैं तो कल रात सारी रात टीवी देखता रहा कि अभी अदालत लगेगी, क्योंकि रात को अदालतें लग रही थी। मैंने कहा ये भी एक बच्ची है, ये भी कौम की बच्ची है, ये भी किसी इंसान की बच्ची है, ये भी किसी माँ की बेटी है, ये भी किसी बाप की बेटी है, ये किसी की बहन है। तो मैं देखता रहा कि भाई हो सकता है लाहौर हाईकोर्ट लग जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, वो रात को लगती थी ना, हो सकता है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा और लाइटें जलाओ, भाई मैं आ रहा हूँ, कौम की बच्ची के साथ क्या हुआ। चलो रात सोए रहे, थके हुए होंगे, आज मेरा ख्याल था कोई सो मोटो होगा, आपको कोई सो मोटो नजर आया? ये एलीट क्लास के अपने लल्ले तलल्ले हैं, इनके लिए रात को 8 बजे तक 9 बजे तक जज साहिबान बैठ के इंतजार करते हैं। मुझे बताएं 9 मई के वो लोग जो बिल्कुल क्लियर हैं, किधर गई सजा? अगर रियासत के ऊपर हमला हो तब भी किसी को सजा देते हुए आपके जज साहिबान मसलियतों का शिकार हैं, और गरीब की बच्ची को मार दिया जाए, उसको ज़िबा कर दिया जाए, वो सिसकती रहे। मैं पूछना चाहता हूँ अतर मिन अल्लाह साहब से, उन्होंने रात को अदालत खोली थी शीरी मजारी साहिबा के लिए, क्या ये रिजवाना किसी की बेटी नहीं है? क्या ये इंसान की बच्ची नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? कोई इसका हक नहीं है? अब तो वो माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। मेरा ख्याल था कि कोई तो बोलेगा, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं बोलता है। लिहाजा गरीब को मरना है, उसे टैक्स की सूरत में बिजली बढ़ा दो, उसके ऊपर टैक्स लगा के उसके ऊपर कुछ और कर दो, वो अपना बेचारा जो है, वो कोई भी पार्टी हो। अब कौम का इससे आप जाएं, जाके आप माशाल्लाह फैजी साहब तो अवाम में जाते हैं, ये खुद अभी अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे कि अवाम की क्या दिलचस्पी रही है इस सारे अमल से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
बिल्कुल हाफिज साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की और मुझे इस केस में लगता है कि उस जज का भी कोई कसूर नहीं, हमारा निज़ाम और हमारा मुआशरा, हमारे रवैये इस कदर हम मुनाफिक हैं। बात सुने मेरी, प्लीज बात सुने मेरी। जी जी हाफिज साहब। कसूर क्यों नहीं? आपके घर में एक बच्चा रह रहा हो, क्योंकि सर हमने अपने मुआशरे में तफरीक इतनी पैदा कर दी। अभी आपने खुद कहा शीरी मजारी साहिबा के लिए अदालतें खुल गई, वो मासूम रिजवाना जो बच्ची, वो गरीब की बच्ची है। असल में ये तफरीक है कि गरीब की बच्ची के लिए ना इंसाफ है, ना निज़ाम है, ना सिस्टम है, कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ पर फिर वो स्टैंड करेगी? वो जज भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जितनी बड़ी उसकी बीवी मुजरिम है। उसे नहीं नजर आता था कि एक घर में बच्ची है, उसके साथ रोज क्या सलूक हो रहा है। वो जज साहब का घर कोई 500 किलोमीटर में है, कोई 50 एकड़ में होगा, 2 कनाल का होगा, 1 कनाल का होगा। जो जुल्म उस बच्ची के साथ हुआ है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो खावंद भी मुजरिम उतना ही बड़ा है। जी जी जी, मैं इस पहलू से बात नहीं जरूरत ना होती, अगर उसका खावंद जज ना होता तो वो कभी जरूरत ना करती इस तरह उस बच्ची का आचर नजर करने। जी जी, मैं बिल्कुल ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मैं एक दूसरे एंगल से बात कर रही हूँ कि ये हमारे सिस्टम की जो तफरीक है, गरीब अमीर के लिए कानून अलग हैं, उनका प्रोटोकॉल अलग है, तो ये उसी की एक कड़ी है। क्योंकि जज भी मुतमईन है कि उसको कुछ नहीं होना, क्योंकि उनके लिए तो कानून भी अलग है, इंसाफ भी अलग है, और यही आप पैसे देकर इसको ये होगा ना। जी जी, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ वो बच जाएगा। एक मेरे अल्लाह का भी दरबार लगना है। बिल्कुल सही, ठीक है जी हाफिज साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। रमीज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब हम आवाम के बुनियादी हुकूक की बात करते हैं तो वहाँ तो पामाली पामाली नज़र आती है, और किसी भी हुकूमत के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं कि वो अपने मफादात, अपने इक़्तिदार की जंग से हटकर सिर्फ आवाम के लिए सोचें। तो आपको लगता है कि ये जो जमहूरी निज़ाम की हम बात करते हैं, जो जमहूर से आवाम से है, क्या ये प्रैक्टिकली ये सारा कुछ जमहूर के लिए हो रहा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, या पहले से भी देखते आ रहे हैं? देखिए दुआ, जो अभी तक जितने भी पैनलिस्ट से बात किया, मेरे ख्याल सारे के सारे ही अपनी जगह पे दे वर ऑल ऑन द डॉट। जो हमारा इस वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम इस वक्त राइज है, उस सिस्टम से आवाम की तवक्कुआत हैं ही नहीं। अगर हमें ये उम्मीद थी कभी कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ने कभी कुछ डिलीवर करना है, तो मेरे ख्याल पिछले 5 साल में और पिछले 1.5 साल में जो हुआ, उसके बाद अब लोगों की कोई उम्मीद इस सिस्टम से बाकी इसलिए नहीं है कि अब लोगों को नज़र आता है या तो पार्टीज़ अपने मफादात, यानी कि अपने जो फ्यूचर इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करती हैं, या अपने जो माली मफादात है उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। पब्लिक के लिए जो एक पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए वो तो है ही कहीं नहीं। पिछले 1.5 साल में कौन सी पब्लिक के लिए उन्होंने पॉलिसी मेकिंग की है? जिस जुडिशरी पे हम इस वक्त इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हजूरे वाला कोई ये तो बताएं पिछले 1.25 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसी मेकिंग की गई जिससे जुडिशरी की ओवरऑलिंग की जाती है, जिससे जजेस की जो वर्किंग है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है, जिससे जुडिशरी के अंदर मजीद लोग इंडक्ट किए जाते हैं ताकि केसेस का जो बैकलॉग है वो खत्म हो। तो ये सारी वो बातें हैं जो शायद लोगों के सामने तो हम करते हैं, लेकिन इसका असल कसूरवार वही है जिसने इस मुल्क में लेजिस्लेट करना है, और वो सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। इस पे ताहिर अशरफी साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स भी पास किए हैं, रेयर लोड हुए हैं हमारे नेशनल असेंबली से, जो उन्होंने पढ़ना गवारा नहीं समझे, और बाद में जब कंट्रोवर्सी बनी, और खाली नेशनल असेंबली में नहीं, पंजाब असेंबली में भी इस किस्म का एक मजाक हुआ था, तो यहाँ पे तो बिल पढ़ना कोई गवारा नहीं समझता। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये नेशनल असेंबली में किस तरह से हमने आर्टिकल 55 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 की वॉलेशन के अंदर 15 से 20 मेंबरान के ऊपर पूरा का पूरा हाउस रन किया, जबकि 1/4 की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल इसके साथ हमें यह भी देखना चाहिए, जिस तरह से राजा परवेज साहब ने हाउस को रन किया है, पहले 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए, फिर 40 के इस्तीफे मंजूर किए। पहले उन्होंने कहा कि जनाब 3 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, बाद में 3 स्टेप वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं था। तो मेरे ख्याल जिस तरह से हाउस को फ्रॉम द डे 1 रन किया जा रहा है, उससे ये नजर आता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल उनके अपने अजाइम हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं, और वो जब जिस तरह उनको सूट करता है वो कानून मानते हैं और बाकी कानून को पसे पुश डाल देते हैं। जहां तक बात अदालत की है, तो यकीनन हम ये तो नहीं कह सकते चूंकि बाकी इंस्टीट्यूशंस भी गलत हैं इसलिए अदालत जस्टिफाई हो जाती है, अदालत भी उतनी ही गलत है। लेकिन खाली अदालत हमारे मुल्क के अंदर पावर स्टेक होल्डर नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर एक और एस्टैब्लिशमेंट के नाम का पावर स्टेक होल्डर है जो इक्वली गलत है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही। और अब जिस तरह से एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी कि इतनी उजलत में जितने भी कानून पास किए हैं, जितने बिल पास किए हैं, कानून बनाने की तैयारी की है जाती हुई हुकूमत ने, अगर एक ये तौहीने अवाम के लिए भी एक बिल पास कर लें जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, तो ये अवाम के लिए भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो बुनियादी सहूलतें, बुनियादी हुकूक फ़राहम करने का ये हल्फ उठाते हैं अवाम के लिए, उसी को ये नज़रअंदाज करते हैं, तो उसकी भी तो कोई ना कोई सज़ा बनती है।
और ये जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अंग्रेज़ी में बिल पास होते हैं, कवानीन बनते हैं, तो कुछ तो मुअज़्ज़िज़ जो अरकान असम्बलीज़ होते हैं उनको भी समझ नहीं आती। आवाम तो समझती नहीं है कि उनके हक़ में कानून हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो तालीम की रेशो है ये भी आपके सामने है, तो इसमें भी थोड़ा सा इनको गौर करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी के लिए हिकमत अमली तैयार है? क्या नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग के चैलेंजेस में कमी आएगी या इजाफा होगा? ये बुनियादी सवाल, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए PMLN की हिकमत अमली सामने आई है। गो कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दौरे के बाद 2 हफ्तों के लिए अहल खाना के साथ यूरोप चले गए हैं, मगर वज़ीर दाखिला राना सना ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं है और वो जल्दी वतन वापस आएंगे। वापसी के बाद वो हिफाजती ज़मानत लेंगे और मुकदमात में बरी होने के बाद वो अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। PMLN की इंतखाबी मुहिम भी वो चलाएंगे। वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के होते हुए नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुनासिब फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता महीना मिडिल ईस्ट पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ और मंबर रहा। मरियम नवाज भी वहाँ अहम मुलाकातों का हिस्सा रही, मगर पाकिस्तान वापसी के बाद उनका ट्विटर अकाउंट खामोश है और वो ख़ुद भी किसी सियासी महाज पर नज़र नहीं आ रही हैं। मरियम नवाज की इस खामोशी ने भी ज़ाहिर है कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जिस पर सियासी तज्ज़ियाकारों की जानिब से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी जारी हैं। इसी से हमारा सवाल, जवाद फैज़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, टाइम का ख्याल रखिएगा। जवाद फैज़ी साहब, मरियम नवाज भी वतन वापसी पर खामोश, सियासी हिकमत अमली आपको लगती है या कुछ और है? और ये जो नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से के मुतल्लिक मुख्तलिफ क़ियास सराइयाँ होती हैं, और अब जिस तरह से राना सना, खुर्रम दस्तगीर की बात भी मैंने आपके सामने रखी, तो अब वो अगर वापस आ जाते हैं तो आपको लगता है नून के जो चैलेंजेस हैं उनमें कमी होगी या इजाफा बतौर सियासी जमात नून लीग? जी नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो नून है वो है ही नवाज शरीफ साहब की वजह से, इसलिए उनके आने से इनके लिए आसानियां होंगी। और दूसरी ये बात है कि जहाँ तक खुर्रम दस्तगीर साहब की बात है तो उसमें वज़न है कि उस बेंच का हिस्सा हों जनाब बंदियाल साहब, जिसमें सिसिलियन माफिया की बात की जाए, जिसमें गॉड फादर की बात की जाए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, उसके बावजूद यहाँ तक फैसले आ जाएं, नाअहल करार दे दिया जाए, तो किस तरह। और फिर अभी चंद दिनों में भी तो हमने देख लिया ना कि एक और महात्मा वो जब आए तो किस तरह मर्सिडीज पे बुलाया जा रहा है, रोका जा रहा है, गिरफ्तारियों से रोका जा रहा है। तो अभी भी वो चीजें तो वाजे हैं। वो खुर्रम दस्तगीर साहब की बात तो ठीक है। जहां तक आपने मरियम नवाज साहबा की बात की है तो डेफिनेटली हिकमत अमली है, और मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी मुझे जो इतलात है कि जब ये मामला शुरू होगा इलेक्शन का तो डेफिनेटली उनका किरदार भी सामने आ जाएगा। अभी चूंकि चंद दिन हैं और मामला चूंकि वजीर आजम साहब के हाथ में है, वो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो अभी वो ये नहीं चाह रही कि कोई ऐसी बयानबाजी हो जिससे मामला जो है तंजीम के हवाले से, जिस तरह आपने अभी खुद फरमाया दुआ कि 6 मगोइयां हो रही हैं, 6 मगोइयों से बचने के लिए ही खामोशी है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब ये इंतखाबी मुहिम चलेगी तो मरियम नवाज का जो किरदार होगा वो कलीदी किरदार होगा। और जिस तरह वो खिताब करती हैं या उनके लिए लोग आते हैं जलसों के अंदर, तो वो उनका किरदार तो बड़ा मरकजी हैसियत का आमिल होगा। लेकिन असल चीज ये है कि क्या ये मौजूदा हालात में एक रिटायरमेंट का इंतजार करना वो मुस्लिम लीग नून के हक में बेहतर है? सही है जी। आप क्या समझते हैं इस बारे में रमीज साहब? देखिए, बुनियादी बात यह है कि अगर ये आर्गूमेंट मान लिया जाए कि बंदियाल साहब जो हैं उनके होते हुए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, तो फिर दूसरा बड़ा सवाल ये बनता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के केसेस किस तरह खत्म हो रहे हैं। उनके केसेस भी तो इसी दौर में खत्म हुए हैं। बाकी PMLN के जो केसेस हैं वो किस तरह से अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं, और मंतकी अंजाम भी क्या है, राना सनाउल्लाह साहब जैसे केसेस हैं जिसके अंदर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट ही वापस ले लेता है। ये सारा कुछ भी इसी जुडिशरी के नीचे हो रहा है। तो इसमें यह कहना कि जी मियाँ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, तो मैं अब ये समझने से बात कासिर हूँ कि कौन सा ऐसा एक्सेप्शनल रिलीफ है, या तो ये चाहते हैं कि उनको आते ही रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया जाए और मियां साहब को हर किस्म की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाए और ये कहा जाए कि आपको किसी केस में जेल नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि देखिए, एक केस में तो उनकी बेटी को और उनके दामाद को जमानत मिल चुकी है, और वो जो एवनफील्ड का केस है उसके अंदर तो मियां साहब के लिए मामला बहुत आसान है। अल अजीजिया इनको कंटेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर मामला जो है इनको अपीलेट कोर्ट में ले जाने पड़ने हैं। दूसरा इनका अपना डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। अब मामला ये है कि ये सारे के सारे ये जो एक्सपेक्ट कर रही है PMLN के अगले आने वाले चीफ जस्टिस को बहुत फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करें
करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बातें कह के तो आने वाले चीफ जस्टिस को बहुत कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब कोई मेरिट पे भी इनको कोई रिलीफ देंगे तो लोगों ने यही कहना है कि जनाब देखिए इन्हीं का इंतजार कर रहे थे और अब इसी रिलीफ के लिए मियां साहब वापस नहीं आ रहे। और दूसरी इसके अंदर बात मैं ऐड ये करूंगा कि मियां साहब की वापस ना आने से पार्टी का जो एक नैरेटिव था कि हम जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक लाइन टो कर रहे हैं उसको बहरहाल नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके अलावा पार्टी के लिए जो इससे बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त जो महंगाई है वो पार्टी के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो एक चैलेंज है वो बन खड़ी हुई है। और उनके जितने एमएनएस एमपी से मेरी बात हो रही है पिछले 1-2 हफ्तों से, वो सारे इस बात को कंसीड करते हैं कि उनको वोटिंग के अंदर ये महंगाई का बहुत बड़ा हिट लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी। हाफिज ताहिर साहब, नून लीग के चैलेंजेस में कमी होगी या इजाफा? नवाज शरीफ की जो हिकमत अमली तैयार हो रही है, जाहिर है कोई हतमी बात तो नहीं हुई, राना सरा की बात हम सामने रख रहे हैं कि नवाज शरीफ वापसी के बाद वो आएंगे, हिफाजती जमानत लेंगे। खुर्रम दस्तगीर चीफ जस्टिस की मौजूदगी में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म होना मुश्किल है। देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के आने से मुस्लिम लीग नवाज को तकवीयत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात नादान दोस्त जो हैं वो दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो बात अभी मेरे से पहले साहब कर रहे थे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। भाई मियाँ साहब आएंगे, ये बात अब वाज़े है और क्लियर है कि बहुत सी चीज़ों में मियाँ साहब के मुकदमात में बहुत सी बातें नहीं कही जा सकती, बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, वो अब सामने आता चला जा रहा है। लिहाजा जब मियाँ साहब आएंगे, ये सारी चीज़ें अदालत में आएंगी तो लाजमी बात है कि उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन सारा बोझ काजी फयाज ईसा साहब पे डाल देना ये भी दुरुस्त बात नहीं है। काजी फयाज ईसा साहब इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बन रहे कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो नून लीग को जितवाना है या उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो फांसी लगाना है। वो अपने जो उनकी बारी है उस पर वो चीफ जस्टिस बनेंगे। जो इंसाफ होगा, जो आयन कानून कहेगा वो करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के आने से ही मुस्लिम लीग नवाज की जो है वो इंतखाबी कैंपेन बनेगी और अगर मियां साहब नहीं आते तो उसका नुकसान होगा मुस्लिम लीग नवाज। जी हामिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी से जो नून लीग की एक सियासी में बेहतरी आएगी? और जो खास तौर पर जिसकी रमीज़ ने भी बात की कि ज़ाहिर है जब इंतखाबात होने आवाम में जाना है तो ये जो महंगाई वाला सेक्टर है, जिस तरह से आवाम मुश्किलात से पिस रही है महंगाई की वजह से, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है नून लीग की जो उनकी एक फॉलोइंग है या उनकी जो एक मकबूलियत है उसमें कमी। लेकिन आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इसको काउंटर कर सकेंगे? दुआ बात यह है कि मैं सारे को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। वो ये है कि ये जो मुहिम हो रही है नवाज शरीफ साहब को लाने की, इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में नजरियाती सियासत नहीं है, पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती की सियासत है। इसीलिए मुस्लिम लीग ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब के आने से ही उनकी जो है वो साख बहाल होगी या वोट बैंक बहाल होगा। वहीं ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से आउट हो जाए तो पीटीआई का वोट या पीटीआई खत्म हो जाएगी। वहीं 40-45 साल से भुट्टो को जिंदा रखा जा रहा है। यानी शख्सियात की सियासत के ऊपर अगर पाकिस्तान में तमाम इंतखाबी निजाम चलना है तो फिर हम क्यों नहीं ये बात करते कि पाकिस्तान में आज इख्तियाराती यानी डिक्टोरियल या अथॉरिटेटिव निजाम हुकूमत ही कामयाब होगा। क्योंकि बात यह है कि हुआ क्या पाकिस्तान में, हुआ ये कि शख्सियत परस्ती के नतीजे में ना तो सही तरह से लोअर ग्राउंड के ऊपर सियासतदानों की कोई तरबियत हुई, ना ही उनके ग्रास रूट के ऊपर हमें कोई सियासतदान निकलते नजर आए। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब के आने से बिल्कुल कंटेस्ट तो बनेगा, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसहाक डार साहब की तरह उनको एक इंतहाई रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाएगा और सब कुछ होगा तो ये अवाम के सामने होगा और चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होगा। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब इतना बड़ा बर्डन इतनी आराम से नहीं उठाएंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील साहब। हकीकत पसंद आना चाहिए। आइडियली तो जाहिर है जमहूरियत में बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, कानूनी, आईनी, अवामी, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। हकीकत ये है कि मरूसी सियासत है, हकीकत ये है कि शख्सियत की सियासत है, हकीकत यह है कि कई दहाइयों से मुल्क इसी तरह चल रहा है और हकीकत यह है कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो कानून जो इस वक्त मौजूद है, जो कि जिसके तहत 98% लोग जेलों में जो हैं वो एक गरीब और बहुत जैसे पिछे हुए लोग ज्यादातर जेलों में भरे हुए हैं। जो 2% लोग हैं जो बहुत सारे कानून तोड़ते हैं और बड़े बड़े कानून तोड़ते हैं, अरबों के लिए
पैसे बना जाते हैं, वो जाहिर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है वो उनके फेवर में होता है। तो अब आ जाते हैं मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब की शख्सियत पर। अगर इस पे सिर्फ कानूनी नुक्ते से देखा जाए तो अपील और रेफरेंस के बारे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का चैप्टर 31 मौजूद है और उसके तहत वो प्रोटेक्टिव बेल भी ले लेंगे, वो उसके तहत जब अपील भी कर लेंगे, उनको उसके तहत उनको जमानत भी मिल जाएगी। उसके तहत जिस तरह बाकी केसेस में बाकियों को जान खुलासी हो गई है उनकी भी हो जाएगी और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि एक फेस चाहिए। जो अभी महंगाई और ये जितनी मुसीबतें पड़ी हुई है अवाम पर, तो कम से कम एक चेहरा चेंज हो जाएगा। हमारे अवाम बेचारे बड़े मासूम गरीब हैं, उनका वो मेमोरी भी थोड़ी कम है, वो मेमोरी उनकी थोड़ी सी कहेंगे अच्छा जी ये तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया था, बड़े भाईजान आए हैं, तो वो यकीनन उस पर कुछ ना कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे। और बहरहाल नवाज शरीफ साहब एक ज्यादा तहम्मुल मिजाज आदमी है और पार्टी में उनकी गिरफ्त ज्यादा है, लिहाजा उनकी सियासत और उनकी दोबारा चमकना शुरू हो जाएगी जिस तरह पहले था, और फिर बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखना नवाज शरीफ साहब वापस कब आते हैं, कब वो हतमी तारीख का ऐलान किया जाता है, और जब वो वापस आएंगे तो फिर क्या तब्दीलियां आएंगी PMLN के अंदर। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं आपने जाना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, मोहसिन नकवी स्पीड ने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया, क्या निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के पास काम करने का कितना मैंडेट है, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आजकल लाहौर समेत पंजाब भर में नकवी स्पीड के चर्चे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने काम की रफ्तार में शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया है। दिन हो या रात, बरसात हो या अस्पतालों की हालत इज़ार, हर जगह निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब मौजूद होते हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी की फुर्तियों के गुनगारे हैं, वो भी उनके काम की रफ्तार से मुतासिर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीब में मोहसिन नकवी की तारीफ़ करते हुए एतराफ़ किया है कि नकवी स्पीड ने काम करने की रफ्तार में शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया है। माफ़ कीजिएगा। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। एक तो प्राइम मिनिस्टर भी मुतासिर हैं निगरान वज़ीर आला के काम से। अब ये जो एक आईनी मुद्दत होती है निगरान वज़ीर आला के पास, अब ये उससे ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक तो ये सवाल कि कितना इख्तियार, कितना मैंडेट है इनके पास, और आप समझते हैं कि वाकई उनकी मुतासिर कारकर्दगी है, मुतासिर कर देने वाली? जी डॉक्टर साहब। जी, एक बात तो मान लेनी चाहिए, एक बात हमें, वो ये है कि कोई भी आदमी काम करे 30 दिनों में से अगर 2 दिन काम करता है तो 2 दिन के काम की उसकी पजीराई होनी चाहिए। अब रहा सवाल कि उनकी स्पीड क्यों इतनी ज्यादा हो गई, उनको शायद कोई आगे कुछ और ख्वाब भी नजर आ रहे हो सकता है, या हो सकता है कि अपना नाम पैदा करना चाहते हो। तो आपके सवाल का जवाब ये कि जो भी चीफ मिनिस्टर मुतहर्रिक होगा वो नजर आएगा और कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स को देखेगा, कुछ ना कुछ उसकी जाके रहनुमाई करेगा, कुछ ना कुछ बात करेगा, अवाम में उसकी कम से कम कोई थोड़ा सा एक अक्स बनेगा। तो वो सिलसिला तो उसमें कोई मजाका नहीं है। अब उसके पसे पर्दा अगली आने वाली निगरान हुकूमत जो है, जाहिर है उसका एक सामने एक इमेज आएगा कि निगरान हुकूमत डिलीवर कर सकती है। तो फिर तवक्को है कि अगली आने वाली हुकूमत भी निगरान हुकूमत के तौर पर वो अवाम के लिए कुछ ना कुछ करेगी और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जी हामिद साहब। जी दुआ, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ऐसे ही है कि उनका मैंडेट तो उसी दिन अनलिमिटेड हो गया जिस दिन 90 दिन से ज्यादा हुकूमत उनके पास रही बतौर निगरान वजीर आला। यहीं पर आवाम के लिए तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खबर होती है कि कोई भी शख्स किसी भी दायरा इख्तियार में रहते हुए अगर आवाम की भलाई और बेहतरी के मंसूबों पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ तो देखिए मिसालें दी जा रही थी, फूड इंस्पेक्टर या कमिश्नर्स के भी अच्छे काम को पजीराई मिली, और अगर एक वजीर आला निगरान वजीर आला होते हुए आवाम की बेहतरी के मंसूबों पर किसी भी स्पीड से काम कर रहा है तो ये अच्छी काबिल पजीराई बात है। वहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आज शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब की तारीफ कर रहे हैं, वहीं अगर कहीं इनको फ्यूचर के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इनसिक्योरिटी नजर आई इन्हीं मोहसिन नकवी साहब से और पंजाब की हुकूमत या कारकर्दगी के हवाले से, तो फिर हमें किसी और पर्सपेक्टिव में भी शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है जी, जवाद फैजी साहब।
देखिए मोहसिन नकवी एक बासलाहियत इंसान है और इसमें कोई शक नहीं कि डाउन टू अर्थ भी हैं, इखलाकी तौर पे भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं। हाँ, ये उनका फ़र्ज़ है कि अगर कोई उनके सूबे में मसला होता है तो वो भाग के वहाँ पहुँचें। वो मुझे तो पंजाब के अनिल कपूर ही लग रहे हैं, और अगर परवेज़ लाई साहब होते तो पता नहीं क्या होता। बहरहाल मैं उन्हें अमरीश पुरी नहीं कह रहा। ठीक है जी, हाफिज ताहिर साहब। जी रमीज़, ऑडियो इशू आ गया। रमीज़, यही आपसे भी यही बुनियादी सवाल, ये तो एक सवाल ये भी है ना, काम करने का कितना मैंडेट है, ज़ाहिर है मुद्दत के बाद फिर ये भी जिस तरह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको एप्रिसिएशन तो मिलती है, तो आप मुतासिर हैं निगरान वज़ीर आला के? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मेरे ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हद मुकर्रर नहीं है। जब तक अगली हुकूमत नहीं आती है ये सीएम फंक्शन कर सकते हैं। उससे सीएम का कानूनी और गैर कानूनी बहरहाल कोई इसमें कोई तफरीक नहीं है कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स एज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और ये चीफ मिनिस्टर वाकईतन सूट करता है कि एक बंदा जिसके हवाले से खुद मिनिस्टर्स कहते हैं कि उसकी हादसाती मौत है लेकिन उसका कत्ल का मुकदमा इमरान खान पे पड़ जाता है, वो फेडरल मिनिस्टर्स, इस गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर्स के घर पे हमला करा के उन तक को जख्मी कर देता है, वो इमरान खान के घर के ऊपर हमला करवाता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रैली करने से रोकता है, और उस दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के स्केड्यूल अनाउंस करता है तो वाकईतन बहुत सारे क्वार्टर्स को ये चीफ मिनिस्टर सूट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मीडिया से बिलोंग करने वाले आदमी हैं, एंड दैट रियली एम्बैरसेस मी कि पाकिस्तान पंजाब के दो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल 3 चीफ मिनिस्टर्स में इससे पहले नजम सेठी साहब और अब ये होंगे। जी हाफिज ताहिर साहब, आप मुतासिर हैं निगरान वज़ीर आला, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया है काम के मुकाबले में? देखिए, बात यह है कि अगर पिछले 15 दिन में हम देखें तो हमें मोहसिन नकवी साहब हर जगह नजर आ रहे हैं, और सैलाब में भी मैं अभी देख रहा था कि वो पहुंचे हुए हैं, और बाकी जगह पे ये बात अपनी जगह हमेशा बहस होती रहेगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सियासी हवाले से कहाँ खड़े थे। लेकिन ये बात मैं बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि इन 15-20 दिन में जिस तरह उन्होंने अस्पतालों में भी वो नजर आए, अपना अभी मुहर्रम में भी वो नजर आ रहे हैं, और अगर आप ये कहें कि अपना सैलाब में भी वो नजर आ रहे हैं, तो बहरहाल उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जहाँ तक बतौर निगरान गैर जानिबदारी की बात है तो वो तो मैं नहीं समझता कोई भी होता उनकी जगह, जो हालात वाकयात हैं वो गैर जानिबदारी वाली बात तो अब मेरा ख्याल हमें करनी भी नहीं चाहिए। जो सही है, जिस तरह के नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ज़ाहिर है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, अगर आवाम के लिए वाक़ईतन काम हो तो उसको एप्रिसिएशन बनती है। बहरहाल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आपने जाना। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।